बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन का जो जलसा था पीडीएम का लाहौर वाला, उसकी कामयाबी आपके सामने है और वो मनाजिर बता रहे हैं। मीडिया को कुछ लंबा चौड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग वहाँ पे आए दिन की रोशनी में। जो क़यादत थी पीडीएम की वो ताख़ीर करती गई। बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस जाना शुरू हो गए और फिर जब क़यादत वहाँ पे मौजूद थी तो वो क्राउड ऐसा था जिसको लाया गया था कि उन्होंने ज़्यादा वहाँ पे ठहरना मुनासिब नहीं समझा। उनको जो लीडरशिप है उसकी तकरीर से ज़्यादा वापस जाना और अपने ज़रूरी काम जो है उनको बेहतर लगे और फिर हमने देखा कि वो पंडाल खाली होना शुरू हो गया। अब अगर आप पीक जलसे की बात करें तो जलसे की पीक होती है लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर। होनी भी वही चाहिए। यानी अगर यहाँ लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा हो पीटीआई का तो इमरान खान की तकरीर को हम कहेंगे उस जलसे की पीक है। और अगर पीडीएम का हो तो पीडीएम का सबसे बड़ा रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी तकरीर को समझा जाएगा कि वो जलसे की पीक है। इसी तरह जमात इस्लामी में अगर वो जलसा करें तो फिर सराजुल हक साहब को समझा जाएगा कि जलसे की पीक जो है, जो जलसे का फुल मेन पॉइंट है वो वही है। तो नवाज शरीफ साहब जब बोल रहे थे तो उसकी मैंने आपको कल भी वीडियो दिखाई, अभी भी आप मेरे अकब में साथ देख सकते हैं। और ये वीडियो बल्कि आपको वजाहत के साथ दिखाते हैं। ये उस वक्त की है जब नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब के कारनामों की तारीफ कर रहे थे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पंडाल खाली है, लोग बहुत कम हैं। अब मीडिया और क्या करे? यानी मीडिया यहां बंदे लाकर तो नहीं छोड़ सकता। अब हुआ क्या आज मैं आपको यह बता देता हूं कि अब उसके बाद क्या हुआ। जलसे से अगले दिन की सारी कहानी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक तो इजलास हुआ पीएमएलएन का और उस इजलास के अंदर वैसे ऑन कैमरा जो चीज़ें जारी की गई हैं और जो मीडिया को बताया गया है वो तो उन्होंने हवा भी नहीं लगने दी कि जो इजलास के अंदर उनकी हालत बनी है। लेकिन सोर्सेज से चीज़ें बाहर आ जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे सोर्सेज ने और मीडिया ने इस बात को अब रिपोर्ट कर दिया है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पीएमएलएन ने ये तो कहा मीडिया को कि हमारा जलसा पाकिस्तान की तारीख का आज तक का सबसे बड़ा जलसा था। यानी मरियम नवाज साहबा का ये जो जलसा था, ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो इस्तकबाल हुआ था उससे भी बड़ा था। इमरान खान का 2011 वाला जो जलसा था, ये तस्वीरें आप साथ साथ देखते जाएं। इमरान खान के जलसे 2011 वाले की भी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जब वापसी हुई थी पाकिस्तान में, वो तो एक बहुत फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल था। ये उसकी भी तस्वीरें आप देखें। फिर ये इमरान खान साहब के जलसे की आप देखें, खादम हुसैन रिजवी साहब के नमाज जनाजा की आप देखें और बहुत सारे इवेंट यहाँ होते रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज साहब कह रही हैं कि तारीख के अंदर इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ जितना बड़ा हमने किया है। ये पीएमएलएन ने अनाउंस भी किया है और उनको ये करना पड़ा है। और मीटिंग के अंदर बहुत ले दे हुई है। अब वो चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सा एमएनए और किस किस एमपीए ने धोखा दिया है। कौन कौन सा ऐसा बंदा है जिसने वसाइल तो इस्तेमाल किए लेकिन बंदे नहीं लेकर आया। किस किस ने किस किस को फंड दिया था और वो कितने बंदे लेकर आया, और वो जो बंदे आए वो वापस कैसे चले गए। मीडिया ने बेशुमार चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं। वहाँ पे उन मजदूरों के इंटरव्यू चलवा दिए जो कह रहे हैं कि हम 500-500 की दिहाड़ी पे आए थे, हमें यहाँ छोड़ गए, वापस ले जाने के लिए गाड़ियाँ भी नहीं है। उनके इंटरव्यूज भी चल गए हैं और जलसा फिर खाली है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक बड़ी इंक्वायरी पीएमएलएन में की जा रही है और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई है मरियम नवाज को, क्योंकि मरियम नवाज हर जलसे के बाद जो पीडीएम की क़यादत थी उनको यही कहती रही कि लाहौर वाले जलसे में तो हम ये कर देंगे, लाहौर वाले जलसे में तो हम वो कर देंगे, लाहौर वाला जलसा तो इनके ताबूत में आखिरी कील हुकूमत की साबित होगा। वो हर जगह पे इस तरह की जज्बाती बातें करती थी और अपने जलसे से अपनी और पीडीएम की जो दीगर क़यादत है, पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब या बाकी लोग, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती जा रही थी, उनकी तवक्कुआत में इजाफा करती जा रही थी। तो मरियम नवाज साहबा को उम्मीद भी बहुत थी कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन कुछ गलतियां हुई उनसे। एक तो वो गली कूचों में गई, लोगों ने कहा लीडर इधर गली में ही आ गया तो हमें क्या ज़रूरत है जलसे में जाने की। और कुछ लोग पेंडेमिक की वजह से नहीं आए, कुछ जलसे की टाइमिंग उन्होंने ख़राब की। दूसरा, इनका जो बयानिया है शायद वो लोगों को पसंद नहीं आया। रियासत मुखालिफ या इदारों के मुखालिफ जो बयानिया है वो लोगों को पसंद नहीं आया और उसकी वजह से जलसे के अंदर लोगों की तादाद बहुत कम रही है। अब उल्टा हुआ ये कि बंदे खुद नहीं ला सके जलसे में, इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान के मीडिया पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने बाकायदा मीडिया को धमकाया है, मीडिया को वार्निंग दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया को लॉन्डी करार दिया और यह तक कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने
कि पाकिस्तान के मीडिया को आईएसपीआर ने फोन करके एंकर्स को और सहाफियों को मना किया कि आपने जलसे को छोटा करके दिखाना है। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि जलसा छोटा करके कैसे दिखाया जा सकता है। अगर जलसे के अंदर बंदे खड़े हुए हैं वो तो नजर आएंगे, और अगर नहीं खड़े हुए तो वो नहीं नजर आएंगे। और हम क्यों किसी का जलसा छोटा या बड़ा करेंगे? अगर वहां पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख बंदा होता तो हम 10 लाख बंदा दिखाते। अगर वहां पे चंद हजार बंदे होते तो हम चंद हजार बंदे दिखाते। सारा इंडिपेंडेंट मीडिया और सब लोग बता रहे हैं कि 15,000 से 20,000 के बीच में, या कुछ लोग कह रहे हैं इससे भी कम, इतने लोग थे वहां पे। अब इतने लोगों के हम इतने ही लोग दिखा सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये इल्जाम लगा रहे हैं ना सहाफियों के ऊपर, तो सहाफियों को क्लासिफाई कर देना। यानी जिनको ये समझते हैं कि बड़े मोतबर सहाफी हैं, उनसे पूछने का जलसा कामयाब था और क्या ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, तो वो इनको कहेंगे कि नहीं था। तो क्या सारे के सारे गुलाम हैं? क्या कि सारे के सारों को आईएसपीआर ने काबू कर लिया है? और ऐसा नहीं हो सकता कि आईएसपीआर काबू कर ले। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 के अंदर दारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब जुलूस लेकर आ गए इस्लामाबाद, और उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया लॉन्ग मार्च के बाद। थोड़े दिनों के बाद ना इनकी तादाद कम हो गई। जब इनकी तादाद कम हो गई तो हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ में, मैं उस दिन हुआ करता था उन दिनों में, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बाद में तब्दील हो गई थी, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं अब नाम नहीं लेता उनका, उन लोगों ने मुझे कहा कि ज़बरदस्ती पीटीआई का जलसा जो है ना वो बड़ा करके दिखाना है। ये चैनल के मालिक की जानिब से नहीं था, सुल्तान लखानी ने कभी हमसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन ये मुझे वाकया अच्छी तरह याद है कि वो उस दौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सुल्तान लखानी साहब आउट ऑफ कंट्री थे, उन्होंने दबाव डाला मेरे ऊपर कि आप बाहर जा रहे हैं कवरेज करने के लिए, तो आपने बताना है कि ये बहुत ज़्यादा आवाम है और बहुत ज़्यादा जलसा है, और आप इस तरह करके। मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मैंने कहा जी जितने बंदे होंगे ना उतने ही बंदे बताऊंगा। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के वहां पे 10,000 लोग हैं तो मैं कहूँ जी 1 लाख लोग हैं, या 500 लोग हैं तो मैं कहूँ जी 50,000 लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बंदे पीटीआई को ही लाने पड़ेंगे, मैं नहीं ला सकता वहां पे। और झूठ हम वहां पे नहीं बोलेंगे खड़े होकर। अगर तो बड़ा जुलूस होगा तो बड़ा बताएंगे, छोटा होगा तो छोटा बताएंगे। तो मेरा उसके बाद झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना शदीद हो गया कि मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ से रिज़ाइन किया और इस्तीफ़ा देकर मैं दुनिया न्यूज़ चला गया। दुनिया न्यूज़ में मैंने चंद महीने काम किया, बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्रेस न्यूज़ से निकाली गई, तो फिर वापस मैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे आ गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, सहाफ़ी को कोई कैसे कह सकता है? हम तो ऐसी चीज़ के ऊपर नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कैसे हम ये झूठ बोलेंगे जनाब, कम बंदों को ज़्यादा कर दो, ज़्यादा को कम कर दो। असल में मौलाना फजलुर रहमान साहब के दिमाग में ये बात आई कैसे? जो आदमी सारी ज़िंदगी गुलामी करता है ना, उसको बाकी सारे भी गुलाम ही लगते हैं। ये बिल्कुल एक हकीकत है। जो ज़िंदगी में गुलामी करता है उसको सारे के सारे गुलाम लगते हैं। जिसने हुक्म माना होता है और यस बॉस कहा होता है ना, उसको लगता है बाकी सारे भी हुक्म मानते हैं और यस बॉस कहते हैं। आज़ादी का मज़ा उसी को आता है, या आज़ादी का मतलब वही जानता है जो आज़ाद होता है। मैं आज़ाद था, मैंने एक्सप्रेस से रिज़ाइन कर दिया था। बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन निकाली गई, मुझे एक्सप्रेस वालों ने कहा जी बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ था, आप ठीक थे, आप वापस आए। मैं वापस चला गया। बहुत सारे और सहाफ़ियों की मिसालें, यहाँ सहाफ़ियों को गोलियां लगी हैं, यहाँ सहाफ़ी मारे गए हैं, यहाँ सहाफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, यहाँ सहाफ़ियों में मुकदमे हुए, मेरे ऊपर पर्चे हुए हैं। मैं कवरेज करता, मेरे ऊपर पर्चे हुए। मुझे पैमरा के 6-7 नोटिस आए नवाज शरीफ साहब के दौर में, सिर्फ कवरेज करने पे, सवालात पूछने पे। मुझे 7 मरतबा मुअत्तल किया गया मेरी नौकरी से। यानी इतना दबाव आ जाता था कि मुझे कहते थे थोड़े दिन छुट्टी ले लो यार, साइड पे हो जाओ। और कौन करता था? एमक्यूएम वाले करवाते थे या पीएमएलएन वाले करवाते थे। मुझे कभी पीपल्स पार्टी ने मुअत्तल नहीं करवाया, कभी पीपल्स पार्टी ने मेरे साथ ज्यादती नहीं की। ये उनकी बड़ाई है, बड़ाई है, मैं खुल के कह रहा हूं। पीटीआई वालों ने भी कभी नहीं किया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मैंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस तरह की कवरेजेस की, मैं अपनी उन खबरों पे आज भी कायम हूं। जो मुझे पता था मैंने सारा कुछ बता दिया था, और पता चलेगा और भी बताऊंगा। लेकिन उस्मान बुज़दार ने मेरे से बदला नहीं लिया, मेरे ऊपर कोई पर्चा नहीं हुआ इस दौर में, कोई धमकी नहीं आई मुझे, ना मुझे नौकरी से निकालने का कहा गया। तो ये पीएमएलएन के दौर में हमारे साथ हुआ है। एक्चुअली उनको लगता है जो कुछ वो करते रहे मीडिया के साथ, वही सारा कुछ बाकी लोग भी मीडिया के साथ कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि बड़े लंबे अरसे तक फौज के एक मोहरे के तौर पे काम करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के एक मोहरे के तौर पे काम करते रहे हैं, और आजकल उनकी नौकरी जो है उसकी छुट्टी हो चुकी है, लिहाजा उनको यह लगता है कि बाकी सारे भी मोहरे ही होते हैं। यानी मैं आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीख थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये अपनी सियासत और मफादात की लालच के लिए किस हद तक गए हैं। ये हमें लौंडी कह रहे हैं, हमें गुलाम मीडिया कह रहे हैं,
हमें ये कह रहे हैं कि हम डंडी मार रहे हैं। हम बताते हैं मौलाना साहब आपने कहां कहां डंडी मारी। आपने कहा कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज नहीं है, फतवा दिया था आपने, फतवा दिया था आपने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ। और फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब आपको बुलाया और आपको बुलाकर अफगानिस्तान के डीजल के परमिट दिए और उसके बाद चेयरमैनशिप आपको दी स्टैंडिंग कमेटी बराए खारजा की, तो आपने क्या किया? आप जमीन पे बैठे हुए थे दोनों माँ बेटी के सामने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और मोहतरमा नुसरत साहिबा जो थी, दोनों के सामने, नुसरत भुट्टो साहिबा, उन दोनों के सामने आप जमीन पे बैठे हुए थे फजलुर रहमान साहब। इस तरह तो आप अपना मौके बदलते हैं। तो आपने क्योंकि गुलामी की है तो आपको लगता है मीडिया भी गुलाम है। आपने एक दिन गुलामी की बड़ी जबरदस्त, विकीलीक्स ने उस गुलामी के बारे में बताया, आपने आज तक चैलेंज नहीं किया। एन पीटरसन जो थी अमेरिकन सफीर, उसको आपने डिनर पे दावत दी। एक तो खातून को गैर महरम है वो आपके लिए, आप उसको डिनर पे बुला रहे हैं, मौलाना साहब कितनी बुरी बात है। आपने उसको डिनर पे दावत दी और डिनर पे बुलाने के बाद आपने उनसे मुलाकात की और अपनी खिदमात पेश कर दी और वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि हम आपकी हर तरह की खिदमत करेंगे, आप मुझे वजीर आजम बनाएं मौलाना साहब, यह आपने कहा था। और फिर आपने अमेरिका के दौरे की ख्वाहिश का इजहार भी किया। तो मौलाना साहब आपने अपना जो आज़ादी मार्च हुआ था, अभी हाल ही की मैं आपको वाकया याद दिला देता हूं, क्योंकि आपने गुलामी की है, अमेरिका की भी की है, कोशिश की है कि वो आपको जो है वजीर आजम बनाएं और आपको अपनी गुलामी में लें। हालांकि आप सदर बुश के खिलाफ एहतजाज भी करते रहे माजी में, लेकिन फिर एन पीटरसन को बुला के आपने खाना भी खिलाया और उसको अपनी खिदमात भी पेश की, अमेरिका के दौरे की ख्वाहिश का इजहार भी किया। तो मौलाना साहब जो गुलामी करता है उसी को लगता है कि बाकी सारे भी गुलाम हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही गुलाम हों। इसी तरह जो आपने 2019 में आज़ादी मार्च किया था, उसमें बार बार आप और आपके लोग कहते रहे कि हमारा राब्ता हो रहा है, हमें सिग्नल आ रहा है, हमारे साथ बातचीत हो रही है, हमारी बहुत ऊपर बात हो चुकी है, ये जाने वाला है, इसके सेलेक्टर तंग आ गए हैं, सेलेक्टर इसको निकालने वाले। फौज की बात आप कर रहे थे ना, आप बार बार फौज के इशारे देते रहे क्योंकि आप फौज के इशारे के मुंतजर रहते हैं। आपने हमेशा फौज के और ताकतवर हलकों के इशारों के ऊपर काम किया है और इसी वजह से आपके इक़्तिदार को इतना तूल मिला कि 2018 से 1988 से लेकर 2018 तक आप तकरीबन इक़्तिदार में ही रहे। इक़्तिदार के ही आपने मजे लूटे हैं। सिर्फ बीच में 2004 से 2007 तक मुशर्रफ के दौर में आप रहे हैं अपोजिशन लीडर, और वो भी एक आपके पास ओहदा था अपोजिशन लीडर का। केपी में आपकी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में आपके पास हुकूमत थी, यहां पे आप अपोजिशन लीडर थे, सारी उंगलियां घी में सरकड़ाई में। तो फजलुर रहमान साहब एलएफओ पे किसने मदद की थी मुशर्रफ साहब की? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किसने मदद की थी परवेज मुशर्रफ की? जब मीडिया डंडे खा रहा था, मीडिया मार खा रहा था, मीडिया आज़ादी और जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस वक्त कौन खड़ा था परवेज मुशर्रफ के साथ जो उसके हाथ मजबूत कर रहा था? मौलाना फजलुर रहमान साहब तब भी आप डिक्टेशन ले रहे थे, तब भी आप डिक्टेशन ले रहे थे उसी फौज से जिसकी डिक्टेशन का आप ताना आज मीडिया को दे रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि मीडिया को कोई डिक्टेशन दे। आप हमें डंडे मार के देख लें, जलील करके देख लें, हमारे पीछे पड़ के देख लें, लेकिन इसके बावजूद हम वही कहेंगे और वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। यही मीडिया जिसने अदलिया की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी, यही मीडिया है जिसने जजेस की बहाली में काम किया था, यही मीडिया है जिसने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई थी परवेज मुशर्रफ के दौर में भी, जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इस मीडिया को आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये लॉन्डी बना हुआ है। एक आईएसपीआर के जो जनरल साहब हैं वो हमसे कहते हैं जनाब हर चीज़ ब्लैकआउट कर दो। आपका पूरा जलसा दिखाया मीडिया पे, आपकी पूरी तकरीर सुनाई मीडिया पे। आपने फौज के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी इतनी बात नहीं हुई जितनी बात इस मरतबा हुई है। आज से पहले कभी पाकिस्तान के मीडिया पे फौज और फौज के ज़ेली इदारों के ऊपर इतनी तनकीद नहीं हुई जितनी तनकीद मौलाना फजलुर रहमान साहब आपकी पीडीएम कर रही है, और सवाए नवाज शरीफ के सबकी तकारीर दिखाई जा रही हैं। और उनकी भी सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, इसलिए नहीं दिखाई जा रही। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मीडिया को ब्लेम करने की बजाय अपने गिरबान में झांके और अपना माजी चेक करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद माजी में क्या थे। क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी जंजीरों में जकड़े हुई गुलामी के साथ गुजारी है, तो उनको लगता है कि बाकी सारे भी गुलाम हैं। तो मौलाना साहब यहाँ सारे गुलाम नहीं हैं, बहुत सारे आज़ाद लोग हैं जो खुल के बात कर सकते हैं। आपको पता है ना कि आपके खिलाफ बात करने की कितनी महंगी कीमत होती है। मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका खतरा होता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे नहीं डरता और मैं फौज से भी नहीं डरता। जब मुझे उनके खिलाफ बात करनी होगी तो वहां भी बात करूंगा, और की भी है, बबांगे तोहल की है जब की है, लेकिन आपकी तरह नहीं है
कि एक डील की तलाश कर रहे हैं। जिस दिन फौज आपको कहे आ जाओ बैठ जाओ, उस दिन जाके आप बैठ जाएंगे उनके घुटनों में, उसी तरह जिस तरह आप बेनज़ीर भुट्टो साहब के सामने जाके आप ज़मीन पर बैठ गए थे। 31 जनवरी तक की आपने मोहलत दी है मौलाना साहब इमरान खान साहब को इस्तीफ़े की, और वार्निंग दी है कि तब तक आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं, वरना फिर उसके बाद आप अगला नया अमल बनाएंगे और फिर आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। आपका लॉन्ग मार्च भी यही मीडिया कवर करेगा। जितने बंदे होंगे उतने ही दिखाएंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा दिखाएंगे, कम होंगे तो कम दिखाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया आपको ये कहे कि जनाब ने 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंदा आपने लाहौर के जलसे में इकट्ठा कर दिया है और 22 करोड़ लोग आपके साथ इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं। अगर आप इतने बंदे ले जाएंगे तो हम उतने ही बताएंगे। अब फौज के खिलाफ जो कुछ आप लोग कह रहे हैं, इस पर अब एक कानून बन रहा है, बल्कि बन गया है, और आने वाले दिनों में जितने वीडियो क्लिप्स हैं इनके ऊपर पर्चे होने हैं। फिर आप लोग शोर मचाएंगे, लेकिन वो होगा आईने पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के मुताबिक। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये सारी कार्रवाइयां होंगी आने वाले दिनों में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से आज मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के अहवाल के बारे में एक और वीलॉग फ्यूचर में मैं जो करूँगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। ये जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी बड़ा अहम पैगाम लेकर शहबाज शरीफ के पास जा रही है कि इस्तीफ़े हमसे ना मांगना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।